आज हम उन टेक्नोलॉजीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया का भविष्य, मतलब जो भविष्य बना रही हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। हम इन बड़े बड़े शब्दों आईओटी, एआई, ब्लॉकचेन को लेंगे और समझेंगे कि असल में ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, कैसे हमारे आसपास की चीजें स्मार्ट हो रही हैं, वो जो डेटा बना रही हैं उसका क्या होता है, और सबसे जरूरी, इस नई कनेक्टेड दुनिया में हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं उस आइडिया से जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आईओटी। आईओटी, हाँ। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। सोचिए कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजें जैसे कार, फ्रिज, यहाँ तक कि लाइट बल्ब इंटरनेट से जुड़ जाएं और आपस में बात कर सकें। यही आईओटी है। ये कॉन्सेप्ट केविन एश्टन का था, और उनका आइडिया था कि अगर कंप्यूटर्स इंसानों की मदद के बिना ही दुनिया के बारे में जान सकें तो हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। मतलब चीजों को एक तरह से आंखें और कान देना। हाँ। पर ये काम कैसे करता है? ऐसा क्या होता है कि मेरा स्मार्ट स्पीकर मेरे कहने पर लाइट बंद कर देता है? इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला है सेंसर। ये ही वो आंखें और कान हैं। ठीक है। ये तापमान, गति या आपकी आवाज जैसा डेटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा? कनेक्टिविटी। ये डेटा इंटरनेट के जरिए क्लाउड यानी एक बड़े ऑनलाइन सर्वर पर भेजा जाता है। क्लाउड पर? हाँ। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है डेटा प्रोसेसिंग। क्लाउड में सॉफ्टवेयर इस डेटा का मतलब निकालता है। वो समझता है कि लाइट बंद करो का क्या मतलब है। और चौथा स्टेप मेरे फोन पर आता होगा? बिल्कुल। चौथा है यूजर इंटरफेस। प्रोसेस की हुई जानकारी आपके मोबाइल ऐप पर एक कमांड के रूप में वापस आती है, और आपका ऐप उस स्मार्ट बल्ब को बंद होने का सिग्नल भेज देता है। तो सेंसर से लेकर आपके एक्शन तक ये पूरा एक साइकिल है। इसके उदाहरण तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। स्मार्ट घड़ियां जो हमारी हार्ट रेट बताती हैं। हाँ, फिटनेस ट्रैकर्स। या स्मार्ट एसी जो कमरे के तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। यहाँ तक कि खेती में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ सेंसर बताते हैं कि फसलों को पानी कब देना है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है, सुविधा और एफिशिएंसी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब इतनी सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ जाती हैं तो वो हैकिंग का दरवाजा भी बन जाती हैं। यही मैं सोच रही थी। हर कनेक्टेड डिवाइस एक संभावित खतरा है, और कभी-कभी तो एक कंपनी का स्मार्ट बल्ब दूसरी कंपनी के स्मार्ट स्पीकर से बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल। कंपैटिबिलिटी की समस्या असली है। हर कोई जिसने कभी एक स्मार्ट डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करने में 1 घंटा लगाया है, वो इस दर्द को समझता है। सही बात है। और अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो आपकी स्मार्ट दुनिया अचानक डंब हो जाती है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब इतनी अलग-अलग तरह की डिवाइस अलग-अलग कंपनियों की आपस में बात करती हैं, तो वे एक दूसरे को समझती कैसे हैं? ये तो ऐसा है जैसे कोई हिंदी में बात कर रहा है और कोई जापानीज में, फिर भी बातचीत हो रही है। ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब OSI मॉडल में छिपा है। अब इसके 7 लेयर्स की टेक्निकल डिटेल्स में जाकर किसी को बोर नहीं करना है। हाँ, प्लीज। इसे आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आपको दिल्ली से टोक्यो एक जरूरी पैकेज भेजना है। ठीक है। OSI मॉडल के निचले लेयर्स आपके लोकल पोस्ट ऑफिस की तरह हैं। वो पैकेज को सही लिफाफे में डालते हैं, फिजिकल लेयर, और उस पर लोकल पता लिखते हैं ताकि वो सही ट्रक तक पहुंच जाए। अच्छा। फिर बीच के लेयर्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। वो तय करते हैं कि पैकेज को दिल्ली से टोक्यो ले जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, हवाई जहाज से या समुद्री रास्ते से। नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर्स। और सबसे ऊपर के लेयर्स वो टोक्यो में पैकेज पाने वाले की तरह हैं। वो पक्का करते हैं कि पैकेज सही सलामत पहुंचा है, उसे खोला जाए, और अगर वो किसी और भाषा में है तो उसे ट्रांसलेट किया जाए ताकि पाने वाला उसे समझ सके। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर्स। वाह। तो OSI मॉडल बस नियमों का एक सेट है जो ये पक्का करता है कि अलग अलग डिवाइस का डेटा एक दूसरे तक सही सलामत और समझने लायक तरीके से पहुंचे। ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो ये सभी IoT डिवाइस मिलकर एक विशाल नर्वस सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, जो लगातार डेटा इकट्ठा कर रहा है। पर इतने सारे डेटा का होता क्या है? ये कहीं तो जमा होता होगा। सही पकड़ी। और यहीं से तस्वीर में बिग डेटा आता है। बिग डेटा? IoT डिवाइस जो डेटा बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। इसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं। वो बहुत तेजी से आ रहा है, ये वेलोसिटी है। और वो अलग-अलग तरह का है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, वीडियो, ये वैरायटी है। बिग डेटा एनालिटिक्स
इसी डेटा के समंदर में से मोती खोजने जैसा है। मतलब पैटर्न खोजना, जैसे शहर का ट्रैफिक डेटा देखकर ये पता लगाना कि जाम कहाँ और कब लगता है। बिल्कुल। या फिर हजारों मरीजों का हेल्थ डेटा देखकर ये अनुमान लगाना कि अगली महामारी कौन सी हो सकती है। कंपनियां इसका इस्तेमाल करके समझती हैं कि ग्राहक क्या खरीदना चाहते हैं। ये भविष्य देखने वाली दूरबीन की तरह है जो डेटा के आधार पर काम करती है। पर इतने बड़े डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए तो सुपर कंप्यूटर जैसे पावर की जरूरत होगी। हर कंपनी तो ऐसा कर नहीं सकती। और इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इतना जरूरी है। ये इंटरनेट पर किराए की कंप्यूटिंग पावर देने जैसा है। अच्छा। आपको अपना महंगा सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप Amazon वेब सर्विसेज या Google क्लाउड जैसी कंपनियों से जरूरत के हिसाब से स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर किराए पर ले सकते हैं। तो अगर IoT दुनिया का नर्वस सिस्टम है जो डेटा महसूस करता है और बिग डेटा उसकी याददाश्त है जहां सब कुछ स्टोर होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसका दिमाग हुआ जो सोचने की शक्ति देता है। क्या बात है! इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। इसी डिजिटल दुनिया में दो और शब्द बहुत सुनाई देते हैं, AR और VR, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी। लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी असली दुनिया पर एक डिजिटल परत चढ़ा देती है। परत चढ़ा देती है मतलब? जैसे आप अपने फोन के कैमरे से सड़क देखें और उस पर रेस्टोरेंट के नाम और रेटिंग दिखने लगें। दुनिया वही है, बस उस पर अतिरिक्त जानकारी दिख रही है। अच्छा, समझी। और वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी आपको असली दुनिया से पूरी तरह काटकर एक नई कंप्यूटर से बनी दुनिया में ले जाती है। जब आप VR हेडसेट पहनते हैं तो आप अपने कमरे में नहीं, बल्कि शायद किसी दूसरे ग्रह पर या समुद्र की गहराइयों में होते हैं। तो एक आपकी दुनिया को बेहतर बनाता है जी, दूसरा एक नई दुनिया ही बना देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने डेटा बनाने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और उसे एक अलग अंदाज में देखने की बात कर ली। लेकिन इस सब के केंद्र में जो चीज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। वो दिमाग जो सारे डेटा का मतलब निकालता है। आपने फिर से बिल्कुल सही पकड़ा। AI ही वो चेतना है जो इस पूरे सिस्टम को समझदार बनाती है। इसके जनक जॉन मैकार्थी का सपना था ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें। आज सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर आपके फोन के वर्चुअल असिस्टेंट तक AI हर जगह है। पर AI के भी अलग अलग लेवल हैं, है ना? जैसे एक चेस खेलने वाला कंप्यूटर और एक इंसान से बात करने वाला चैटबॉट, ये एक जैसे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बुद्धिमत्ता की सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। सबसे नीचे है रिएक्टिव AI, जैसे IBM का डीप ब्लू चेस कंप्यूटर। अच्छा। उसकी कोई याददाश्त नहीं है, वो बस नियमों के आधार पर सबसे अच्छी चाल चलता है। एक स्टेप ऊपर है मेमोरी लिमिटेड AI, जैसे आज के चैटबॉट्स या सेल्फ ड्राइविंग कारें। ये कुछ समय के लिए जानकारी याद रखते हैं ताकि बेहतर फैसले ले सकें। और इसके ऊपर के लेवल तो अभी मतलब साइंस फिक्शन में ही है। अभी के लिए हाँ। थियरी ऑफ माइंड AI वो होगा जो इंसानी भावनाओं और इरादों को समझ सके। और सबसे ऊपर होगा सेल्फ अवेयर AI, जिसमें अपनी चेतना हो। हाँ, ऐसी मशीन जिसमें अपनी चेतना हो, जो खुद के होने का एहसास रखती हो। हम अभी उससे बहुत दूर हैं। AI से जुड़ा एक और शब्द है RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या ये AI का ही एक हिस्सा है? ये एक आम कंफ्यूजन है। RPA AI की तरह सोचता या सीखता नहीं है। अच्छा। RPA एक सॉफ्टवेयर बॉट है जो बस दिए गए निर्देशों का पालन करता है। ये एक मेहनती इंटर्न की तरह है, जिसे आप कोई दोहराव वाला काम दे सकते हैं, जैसे एक फाइल से डेटा कॉपी करके दूसरी में पेस्ट करना। वो काम बहुत तेजी से और बिना गलती के करेगा। लेकिन अगर कोई नई समस्या आ गई तो वो उसे हल नहीं कर पाएगा। AI एक अनुभवी मैनेजर की तरह है जो सीखता है और फैसले लेता है। यहाँ से अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर आते हैं जो विश्वास यानी ट्रस्ट को फिर से परिभाषित कर रही है। ब्लॉकचेन। ये सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो करेंसी तो इसका बस एक इस्तेमाल है। ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक जादुई नोटबुक की कल्पना कीजिए। जादुई नोटबुक? हाँ, दिलचस्प है। हाँ। इस नोटबुक की खासियत यह है कि ये किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि नेटवर्क में मौजूद हर व्यक्ति के पास इसकी एक कॉपी है। ओके। जब भी कोई इसमें कुछ नया लिखता है तो वो एंट्री नेटवर्क में मौजूद सभी लोगों की कॉपियों में एक साथ जुड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक बार कुछ लिख दिया तो उसे कोई बदल या मिटा नहीं सकता। बदल नहीं सकता? नहीं। अगर कोई अपनी कॉपी में कुछ बदलने की कोशिश करेगा तो बाकी सबकी कॉपियां उसे गलत साबित कर देंगी। तो ये विकेंद्रीकृत है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड।
पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट और अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल। बिल्कुल, किसी एक बॉस का कंट्रोल नहीं है। यही इसके 3 स्तंभ हैं। बिटकॉइन, जिसे 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के किसी गुमनाम व्यक्ति ने बनाया था, इसी टेक्नोलॉजी का पहला बड़ा उदाहरण था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल सप्लाई चेन, वोटिंग सिस्टम और डिजिटल पहचान जैसी कई चीजों में हो रहा है। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ये थोड़ा धीमा है और बिटकॉइन जैसी चीजों में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। हमने अब तक डिजिटल दुनिया की बहुत बात कर ली, डेटा, एआई, वर्चुअल लेजर। लेकिन क्या कोई ऐसी तकनीक है जो इस डिजिटल दुनिया को वापस हमारी फिजिकल दुनिया से जोड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है 3D प्रिंटिंग। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। 3D प्रिंटिंग? ये डिजिटल डिजाइन को हकीकत में बदलने का जरिया है। ये किसी भी चीज को परत दर परत बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर बनाती है। मतलब कंप्यूटर पे कुछ डिजाइन करो और प्रिंट बटन दबाओ और वो चीज आपके हाथ में आ जाएगी? लगभग ऐसा ही। पहले कंप्यूटर पर एक 3D मॉडल बनता है, फिर एक सॉफ्टवेयर उस मॉडल को हजारों पतली परतों में स्लाइस करता है और फिर 3D प्रिंटर प्लास्टिक, मेटल या किसी और मटेरियल की उन परतों को एक के ऊपर एक जमा कर उस चीज को बना देता है। कमाल है। प्रोटोटाइप से लेकर मेडिकल इम्प्लांट्स तक इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। ये सच में डिजिटल को फिजिकल बनाने का पुल है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम एक अविश्वसनीय रूप से जुड़ी हुई दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर कनेक्शन के साथ एक खतरा भी आता है, साइबर अपराध। और ये खतरा हर दिन बढ़ रहा है। साइबर क्राइम का मतलब है कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया गया कोई भी अपराध। और ये कई शक्लों में आता है। जैसे कि वो अजीब से ईमेल जो दावा करते हैं कि हमारी लॉटरी लगी है। हाँ, वो फिशिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। आपको धोखा देकर आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर निकलवाने की कोशिश। फिर है मैलवेयर, यानी आपके डिवाइस में वायरस या कोई हानिकारक सॉफ्टवेयर डाल देना। हैकिंग तो है ही, और एक बड़ा खतरा है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। मैंने रैंसमवेयर के बारे में बहुत डरावनी कहानियां सुनी है। ये क्या भला है? रैंसमवेयर मैलवेयर का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। ये आपकी सारी जरूरी फाइलों, फोटो, डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे ताले में बंद कर देता है जिसकी चाबी सिर्फ हैकर के पास होती है। उन फाइलों को वापस खोलने के बदले आपसे फिरौती मांगता है। ये तो डिजिटल किडनैपिंग जैसा हुआ। ये सब सुनकर कोई भी डर जाएगा। तो एक आम इंसान इस डिजिटल जंगल में खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है? डरना जरूरी नहीं, सावधान रहना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि कुछ बुनियादी कदम उठाकर आप खुद को बहुत हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: आपके बचाव के हथियार, आपकी आदतें और आपका सेफ्टी नेट। ठीक है, तो मेरे हथियार क्या हैं? आपके हथियार हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर का फायरवॉल। एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें और फायरवॉल को हमेशा चालू। ये आपकी पहली सुरक्षा दीवार है। और मेरी आदतें? यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। पहला, मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। ये तो सब कहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे एक ही चाबी से घर, कार और ऑफिस का ताला खोलना। दूसरा, जहां भी हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें। हाँ, वो OTP वाला सिस्टम। बिल्कुल, ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। और तीसरा, संदिग्ध लिंक पर कभी क्लिक न करें, चाहे वो ईमेल में आए या किसी अनजान मैसेज में। शक होने पर उसे डिलीट कर दें। और सेफ्टी नेट? आपका सेफ्टी नेट 2 चीजों से बनता है। एक, अपने सारे सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। कंपनियां अपडेट्स के जरिए सुरक्षा की कमियों को दूर करती हैं। और दूसरा, सबसे जरूरी, अपने जरूरी डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। बैकअप? हाँ, अगर कभी रैंसमवेयर का हमला हो भी गया तो आपको फिरौती देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना डेटा बैकअप से वापस पा सकते हैं। तो आज हमने भविष्य के इन तकनीकों के पूरे इकोसिस्टम को समझा। कैसे IoT, बिग डेटा, क्लाउड और AI एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और कैसे ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर रही हैं। टेक्नोलॉजी एक 2-धारी तलवार है। जागरूक रहना और अपनी डिजिटल जिंदगी की सुरक्षा करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने AI और RPA जैसी तकनीकों के बारे में बात की जो इंसानी कामों को ऑटोमेट कर रही हैं, चाहे वो नियम आधारित हो या सोचने समझने वाले। ऐसे में एक दिलचस्प सवाल उठता है, जब मशीनें दोहराए जाने वाले और विश्लेषणात्मक काम करने में हमसे बेहतर हो रही हैं, तो वो कौन से इंसानी गुण हैं जो इस नई दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो जाएंगे? क्या वो रचनात्मकता होगी, सहानुभूति होगी या कुछ और?